बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल का कच्चा चिट्ठा खुलकर सामने आ गया है। क्या खुलकर सामने के पहले भी बहुत सारी चीजें खुली हैं। अब और बहुत सारे मामला सामने आ रहे हैं। जिस तरह वो वन मैन शो की तरह सुप्रीम कोर्ट को चला रहे हैं इंतजामी तौर पर, इसी तरह ये जो 7 रुकनी बेंच है फौजी अदालतों वाला, सिविलियंस के कोर्ट मार्शल वाला, इसको भी वो वन मैन शो की तरह चलाना चाह रहे हैं। इस हवाले से कुछ हकायक हैं जो हम आपके सामने रखेंगे। और फिर काजी फाइज ईसा साहब ने एक और इख्तिलाफी नोट दे दिया है और चीफ जस्टिस साहब की हिदायत पर वो नोट जो है वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से हटा दिया गया है। ये क्या मामला है, काजी साहब ने क्या नई बातें की हैं, ये भी हम आपके सामने रखेंगे। और फिर ये जो सिविलियंस के कोर्ट मार्शल वाला केस है, क्या इसमें हुक्म इम्तनाई जारी हो जाएगा? क्या फैसला आ सकता है और क्या फैसला मुतवक्को है? ये जो हम ख्याल जजेस हैं, इनसे कोई भी उम्मीद की जा सकती है। ये रीराइट भी कर सकते हैं। क्या इस केस में भी ऐसा होने जा रहा है या फिर आइन और कानून के मुताबिक ही मामलात आगे चलेंगे? ये 2-3 मौजू हैं जिन पर हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आप लोगों का गिला है और बिल्कुल जायज़ गिला है, सही शिकायत है कि नागे बहुत करता हूँ, छुट्टियाँ बहुत करता हूँ। एक कल मैंने व्लॉग किया था, बड़ा तफ़सीली व्लॉग किया था। उसमें जब वो एडिटिंग के दौरान वो अचानक लाइट गई, झटका लगा, तो वो करप्ट हो गई फ़ाइल और दोबारा फिर रिकवर नहीं हो सकी। तो उस वजह से वो फिर अपलोड नहीं हो सका। ये जो आम शहरियों के कोर्ट मार्शल या मिलिट्री कोर्ट्स में मुकदमात की समाअत के खिलाफ दरखास्तें हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिन्हें आइनी दरखास्तें कहते हैं, जो आइन के आर्टिकल 184 सब आर्टिकल 3 के तहत ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में सुनी जाती हैं, उसके लिए 9 रुकनी बेंच बनाया गया था और 22 तारीख को उसकी पहली समाअत हुई। उसमें जस्टिस काजी फायज़ साहब भी उठ गए। उन्होंने बताया, अदालत में बहुत सारी बातें की, अपने तफसात बताए और अपने कानूनी और आइनी मौक़िफ़ से लोगों को आगाह किया। और फिर जो तीसरे सीनियर तरीन जज हैं, यानी काजी साहब के बाद जो सीनियर तरीन जज हैं मिस्टर जस्टिस सरदार तारक मसूद साहब, वो भी बेंच से उठ गए। फिर 7 रुकनी बेंच अब इस केस की समाअत कर रहा है। अब इन्होंने जो 9 रुकनी बेंच था, उन्होंने अपना कोई फैसला जारी नहीं किया। जो पहली समाअत थी, उसके बाद 9 रुकनी बेंच ने जो समाअत की थी, उसकी जजमेंट जारी होनी चाहिए थी। वो जजमेंट जारी नहीं हुई। लेकिन काज़ी फ़ाइज़ साहब क्योंकि उस बेंच का हिस्सा थे, उन्होंने इख्तिलाफी नोट जो है वो जारी कर दिया है। और इख्तिलाफी नोट ज़ाहिर एक फैसले की तरह होता है, अगरचे वो अक़लियत का फैसला होता है, लेकिन होता फैसला ही है और उसे वेबसाइट पे जारी किया जाता है। बल्कि जो मेन फैसला होता है, अक्सरियत का जो फैसला होता है, उसी में उसको भी शामिल किया जाता है। उन जजों के इख्तिलाफ को भी उसमें शामिल किया जाता है और साथ इख्तिलाफी नोट उसके साथ होते हैं। तो काजी साहब का जो नोट है, वो वेबसाइट से हटा दिया गया है। बहरहाल लोग तो जो हैं वो बड़े समझदार हैं। उनको पता है कि काजी साहब के साथ पहले भी ऐसा हो चुका हुआ है, तो लोगों ने वो डाउनलोड कर लिए पहले ही। तो हमारे पास भी वो नोट जो है, इख्तिलाफी नोट, वो मौजूद है। उसमें बहुत सारी चीज़ें, बातें जो हैं वो वही हैं, जो काजी साहब ने ओपन कोर्ट में 22 तारीख को जब 9 रुकनी बेंच में वो बैठे थे, उन्होंने की थी। और उन्होंने वाज़ेह तौर पे वहाँ भी ये कहा और अपने इख्तिलाफी नोट में भी ये कहा कि जनाब, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है, उसको आप लोगों ने कर दिया मुअत्तल। उस एक्ट में ये कहा गया था कि जो भी बेंच वगैरह बनेंगे, वो 3 रुकनी कमेटी बनाएगी जिसके सरबराह चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे और दीगर 2 अरकान में सीनियर मोस्ट जजेस, 2 सीनियर मोस्ट जजेस शामिल होंगे। यानी जो कमेटी बनती है उस कानून के तहत, उसमें काजी फायद ईसा और सरदार तारक मसूद साहब भी शामिल होते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि जनाब, आप लोगों ने उसको मुअत्तल कर दिया है। अभी बिल ही की शक्ल में था वो, कानून भी नहीं बना था, आप लोगों ने उसको मुअत्तल कर दिया। ये काजी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये एक कानून है कि मुअत्तल, ये तयशुदा असूल है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है इस पे कि किसी कानून को मुअत्तल नहीं किया जा सकता। उसे आइन से मुतसादम करार देकर कलअदम किया जा सकता है, मुअत्तल नहीं किया जा सकता। लोग हसवा बिल
केस की मिसाल देते हैं। हस्बा बिल केस में भी वो बात इस हद तक ठीक है कि वो अभी कानून नहीं बना था, अभी बिल ही मंजूर हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई शुरू होगी उसके खिलाफ, तो वो भी अदालती फैसले से मशरूत किया गया था, वो कानून मुअत्तल नहीं किया गया था। इसमें भी ऐसा करते कि अमल दरामद जारी रहता और आखिर में जो फैसला हो जाता वो हो जाता। अब काजी साहब का मौक़िफ़ ये है कि काजी साहब अब चैम्बर वर्क कर रहे हैं। काजी साहब ने कहा हुआ कि जनाब मैंने, क्योंकि आप लोगों ने गैर कानूनी काम किया है, उन्होंने तो इस बेंच को भी जो तश्कील दिया गया है, अब 7 रुकनी बेंच भी है, पहले 9 रुकनी बेंच था, वहाँ उन्होंने ये कहा कि इसकी तो कोई कानूनी हैसियत ही नहीं, जो बेंच आप बना के बैठे हुए हैं। क्योंकि आप बेंच बना ही नहीं सकते, आप एक गैर कानूनी फैसला आपने लिया, 8 जजों से मुअत्तल करवाया उस एक्ट को, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को, और फिर आप एक इख्तियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वो इख्तियार जो आपको कानून देता ही नहीं है। तो अब इससे इसके बड़े दूरअस असरात भी हो सकते हैं, जो उन्होंने ओपन कोर्ट में कहा था। ये मुस्तक़बिल में इनके लिए ये फंदा बन सकता है, मुसीबत बन सकती है। जब काज़ी साहब चीफ जस्टिस होंगे, तो फिर वो जो करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं वो जैसे ये कर रहे हैं, उस वक़्त उन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मामला जा सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। ये जो बेंच बना हुआ है, बैठा हुआ है, जिसमें हमख़याल जजेस जो हैं, उनकी तादाद 5 बनती है और इस बेंच में 5 लोग वो शामिल हैं जिन्होंने मुस्तक़बिल में चीफ जस्टिस भी बनना है। बंदियाल साहब तो चीफ जस्टिस हैं ही, इसके बाद एजाजुल एहसन साहब ने चीफ जस्टिस बनना है। उनके बाद सैयद मंसूर अली शाह साहब ने चीफ जस्टिस बनना है। उनके बाद मुनीब अख्तर साहब ने चीफ जस्टिस बनना है। याहिया अफरीदी साहब ने चीफ जस्टिस बनना है। जस्टिस आयशा मलिक ने चीफ जस्टिस बनना है। सिर्फ मज़ाहिर अली नकवी एक ऐसे साहब हैं जो चीफ जस्टिस तक नहीं पहुंचेंगे, बाकी सारे, लेकिन वो हो सकता है वो जज भी ना रहें। मामला बड़े गड़बड़ होने वाले हैं आगे जाके। अभी तो ये लगे हुए हैं ना चीफ साहब के हाथ में, उन्होंने एक इख्तियार इस्तेमाल कर रहे हैं और हमख़याल जजों के साथ मिलके। तो जो खत लिखा है उन्होंने कहा जनाब, इन्होंने चीफ साहब ने मुझसे पूछा, जब क्योंकि मैं चैम्बर वर्क कर रहा हूँ, तो चीफ साहब ने मुझसे लिख के तहरीरी तौर पर 16 मई को खत लिखते हैं मुझे और कहते हैं कि जनाब कब तक आपने ये चैम्बर वर्क करना है। तो वो कहते हैं 17 को ही मैंने जवाब दे दिया था इसका, 17 मई को ही, और वो मैंने उनको बता दिया था जी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट वाली बात। और उन्होंने अब अपने इख्तिलाफी नोट में ये भी इंकशाफ किया है कि मैं और जस्टिस सरदार तारक मसूद, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट हमारे मुतल का ही है, तो हम बड़ी कश्मकश में थे। मेरे साथ इत्तेफाक किया उन्होंने, सरदार तारक मसूद साहब ने, और उन्होंने भी बेंचों में बैठने से इनकार कर दिया। लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि जनाब सुप्रीम कोर्ट पे मुकदमात का बोझ बहुत ज़्यादा है, कोई 54,830 मुकदमात इस वक्त ज़ेर इल्तवा हैं, क्योंकि चीफ साहब बाकी काम तो ध्यान कम ही है, ये सियासी मामलात और रीराइट करना इनको, इस तरह के सोचो विचार, उनमें बड़ा टाइम गुजर जाता उनका। तो उन्होंने ये कहा कि जनाब सरदार तारक मसूद साहब जो हैं वो मेरे मौक़िफ़ का एहतराम करते हैं और मैं उनके मौक़िफ़ का एहतराम करता हूँ। तो फिर वो बहरहाल वो कहते हैं, उन्होंने ये कहा कि जनाब 184 वाले केस नहीं सुनूंगा, बाकी जो मुकदमात अपीलें आती हैं उनकी समाअत करूंगा। वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है, उसमें ये भी लिखा हुआ है कि 184 सब आर्टिकल 3 के तहत, यानी जो सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, जिसमें सुओ मोटो वाले केस भी आते हैं, उनका फैसला भी बेंचों की तश्कील का, और ये देखना कि वाक़ईतन उस ज़ुमरा में आता है 184 में कि मफ़ाद आमा का केस है या नहीं है, बुनियादी हकूक़ का मामला है या नहीं है, वो भी उस कमेटी का काम होगा उस मामले को देखना। तो वो कहते हैं 184 वाले केसों में नहीं बैठता, दूसरा में, और कहते हैं जनाब उन्होंने, जो चीफ जस्टिस है, उन्होंने तमाम जजों को गैर ज़रूरी कशमकश में वो डाल दिया और मैं और तो तारक मसूद तो मखमसे में हैं ही, और बाकी जजेस जो हैं वो भी गैर ज़रूरी तौर पर। और वो कहते हैं जनाब ये जो मुकदमात है ना, ये किसी जो बेंच वगैरह बने, किसी फरीक को ये शुबा भी नहीं होना चाहिए। उन्होंने अच्छी खासी क्लास ली है उनकी, चीफ साहब की। उन्होंने कहा जनाब फरीकैन को ये शक भी नहीं होना चाहिए कि उसके केस में मखसूस फैसला देने के लिए खसूसी बेंच बनाया गया है। जैसे हम नहीं कहते हमख़याल बेंच, ये वाला जो केस चल रहा है, ये जो मिलिट्री कोर्ट वाला केस है, इसमें भी खदशा सिर्फ यही है कि इसमें बेंच में 5 हमख़याल जज हैं और 2
इंडिपेंडेंट जजेस हैं और 2 जजों को चलने नहीं दिया जा रहा। ये मैं बताता हूं, ये मैं कह रहा हूं कि ये जो बेंच है उसको भी वन मैन शो की तरह चीफ साहब जो है ये चलाना चाह रहे हैं अपने हम ख्याल जजों के साथ बैठकर। और फिर वो कहते हैं ना, मैंने तो कभी चीफ रजिस्ट्रार को ये नहीं कहा आज तक कि ना फलां ईद का केस मेरे पास लगे, फलां कोई केस मेरे पास ना लगे। वो कहते मैंने तो कभी ये सोचा ही नहीं और ना ही मैंने कभी इनकार की है किसी केस से। इस केस में भी वो कहते हैं मैंने इनकार नहीं किया, लेकिन अगर मैं इस केस में बैठा रहता तो जो मेरा आईनी और कानूनी मौकफ है ये उसकी नफी होती। ये मेरे हलफ की, कल उन्होंने कहा ओपन कोर्ट में कहा कि मेरा हलफ जो है इस चीज का मतकाजी है, इस चीज का तकाजा करता है कि मैं कानून और आइन के मुताबिक फैसले करूं। और अगर बेंचों की तश्कील ही उनके ख्याल में गैर कानूनी है तो वो उसमें कैसे बैठ सकते हैं। ये इसी तरह का इजहार जो है उन्होंने कहा, जनाब जो अदारे हैं ना ये फर्द वाहद से नहीं चल सकते। ये पहली दफा नहीं किसी ने कहा फर्द वाहद वन मैन शो। ये जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह का भी एक फैसला है इस पे वन मैन शो वाला। काजी साहब और अमीनुद्दीन खान साहब का भी एक फैसला है कि जनाब ये वन मैन शो जो है ये ख़त्म होना चाहिए बेंचों की तश्कील से मुतल्लिक, और सुप्रीम कोर्ट चलाने के जो रूल्स हैं वो देखे जाए 184 सब आर्टिकल 3 के तहत जो मुकदमात हैं खासतौर पर उनके हवाले से। और उन्होंने कहा था कि 184 सब आर्टिकल 3 से मुतल्लिका जो केस हैं उनकी समाअत रोक दी जाए। और फिर उस पर चीफ जस्टिस साहब ने एक बेंच बना दिया था, आपको पता ही है, 6 रुकनी बेंच। अच्छा, वो जो फैसला था वो मार्च में आया। पहले तो इसका भी जिक्र किया इन्होंने अपने फैसले, अपने इख्तिलाफी नोट में। इन्होंने कहा जनाब वो जो मैंने फैसला दिया था उसको तो रजिस्ट्रार के जरिए गैर मौसर बना दिया गया। रजिस्ट्रार साहब ने कहा जनाब इसको नजरअंदाज कर दें इस हुक्म को, और रोस्टर शोस्टर भी जारी कर दिए। और फिर उस फैसले के बावजूद ये चीफ जस्टिस साहब ने ये इलेक्शन वाला जो केस है, जो 14 मई को इन्होंने डेट दी थी, जिस केस में 4 अप्रैल को वो उसके बाद ये केस लगा था और उसमें जिक्र भी किया है कि वो गैर मौसर है। वो जो काजी साहब वाला और अमीनुद्दीन खान वाला फैसला है कि 184 सब आर्टिकल 3 के तहत जो केसेस हैं उनकी समाअत ना की जाए कि वो गैर मौसर है। अगर गैर मौसर है तो फिर उसके बाद 6 रुकनी बेंच बना के वो फैसला, वो जो सुओ मोटो वाला केस था, बुनियादी केस, उसकी समाअत के लिए उसी दिन शाम को एक 6 रुकनी बेंच बैठता है और वो काजी साहब वाला और अमीनुद्दीन खान वाला जो इंटरिम ऑर्डर था उस केस का ही पूरे का फैसला कर देता है, केस ही निपटा देता है। जनाब हो गया हो गया हो गया। वो 20 नंबर जो मिलते हैं हाफिज कुरान उम्मीदवारों को दाखिले के लिए, एमबीबीएस में दाखिलों के लिए, उस पर आज खुद नोटिस केस था और उसमें इन्होंने ये फैसला दिया। तो बहरहाल उन्होंने फिर वो उड़ा के परे मारा और काजी साहब ज़ाहिर है वो ठीक कह रहे हैं, ठीक पिट रहे हैं। और दूसरी बात जो है ना, मैं कहूँ कच्चा छट्टा खुल रहा है, ये काजी साहब को इन्होंने बेंच में शामिल क्यों किया? जब काजी साहब और सरदार तारक मसूद साहब ये कह चुके हैं चीफ जस्टिस को कि 184 सब आर्टिकल, तारक साहब तो ये कह रहे हैं ना कि 184 सब आर्टिकल 3 से मुतल्लिका जो दरखास्तें हैं वो मेरे सामने ना लगाई जाए, उन बेंचों में शामिल ना कीजिए। वैसे वो पहले भी नहीं कर रहे थे उनको शामिल, ना उनको ना काजी साहब को, वो साथ नहीं बिठाते थे उनको, ना उनकी वो सरबराही में ऐसे कोई बेंच बनाते थे। तो वो कहते हैं कि जनाब फिर उनको क्यों शामिल किया? और फिर काजी साहब ने जब कहा हुआ है कि मैंने चैम्बर वर्क करना है तो फिर उनको शामिल क्यों किया? और फिर बंदयाल साहब ने अपने ही एक फैसले की ये खिलाफ वर्जी की है। जब इमरान खान फंड्स बांट रहे थे, 2021 की बात है ये, वो अपने अरकान असम्बली में और सेनेटर्स में, तो उसके खिलाफ सू मोटो लिया था जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने और मकबूल बाकर साहब उनके साथ थे। तो उसकी समाअत के लिए इन्होंने एक 5 रुकनी बेंच बना दी है। गुलजार साहब उस वक्त चीफ जस्टिस थे। तो काजी साहब ने 2-4 सवालात किए तो जनाब बेंच जो है ये गुस्से में आ गए, गुलजार साहब और ये वो, और वहां तू महमा हो गई और वो बेंच उठ के चला गया। बाद में उन्होंने जो फैसला जारी किया, बेंच ने काजी साहब से पूछा ही नहीं, काजी साहब को निकाल दिया। वो जो 4 जजेस थे, बाकी 4 जजेस, चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद, उमर ताबंदयाल साहब, मुशीर आलम साहब अब रिटायर हो गए हुए हैं, और मेरा ख्याल है जाजुल हसन भी उस बेंच में शामिल थे। उन्होंने एक जुडिशियल ऑर्डर जारी कर दिया कि जनाब क्योंकि इमरान खान और
इनकी काजी फाइज ईसा साहब की मुकदमाबाजी चल रही है, जिन्होंने चैलेंज किया होता है इनके खिलाफ जो रेफरेंस वाला मामला था, ये एक दूसरे के खिलाफ मुकदमाबाजी है इनकी। तो ये काजी फाइज ईसा साहब जो हैं, ये इमरान खान से मुतल्लिका किसी मुकदमे की समाअत ही नहीं करेंगे, ये फरमाया था उन्होंने। भाई अगर समाअत नहीं करेंगे तो फिर वो हुक्म मौजूद है, तो इस केस में जो ये मिलिट्री कोर्ट्स वाला केस है, इसमें तो इमरान खान भी फरीक है, इमरान खान का अपना केस है, तो फिर इमरान खान वाला केस में काजी साहब को कैसे बिठा लिया? आपका तो अपना फैसला है, जुडिशियल ऑर्डर है, वो अभी तक खत्म भी नहीं हुआ, फिर आपने काजी साहब को कैसे बिठा लिया? ये सारी चालाकियां हैं, ये सारी तयशुदा चीजें थी। वो चैम्बर में जो मुलाकात हुई थी एतजाज हसन की और खोसा की, जिसके बाद ये सारी दरखास्तें लगी हैं उल्टम पुल्टम नंबर करके, जो सबसे पहले दरखास्त आई थी उसको आखिरी नंबर लगा, जो सबसे आखिर में आई उसको पहला नंबर लगा, तो वो उसी में सारी चीजें तय हुई थी मेरी इतला के मुताबिक। और काजी साहब को, सरदार तारक मसूद साहब को उनके मौकफ से, ताकि ये उनको बिठाया जाए बेंच में, और वो अगर ना उठे, अगर उठ जाएं तो फिर कहें देखें जनाब हम तो इनको बिठाते ये बैठते नहीं, अगर बैठे रहें तो फिर कहें कि जनाब आपका तो ये मौकफ था, आपने लिख के भेजा हुआ है मुझे, कि जो 17 मई को लिख के भेजा था कि जनाब जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ हुक्म इम्तनाई खत्म नहीं होता, जो उसका फैसला नहीं होता, तो मैंने नहीं बेंच में बैठना। उन्होंने ये कह भी दिया था, कोर्ट में भी कह दिया उन्होंने, काजी साहब ने। अब आते हैं जनाब उसकी तरफ कि वो बेंच को भी फर्द वाहद के तौर पे वन मैन शो बनाना चाह रहे हैं उमरता बंदियाल साहब। ये जो 7 रुकनी बेंच अब समाअत कर रहा है, इसमें मुतअद्दिद बार, कल जब अब 26 को इसकी समाअत है, कल 23 जून को जब इसकी समाअत होती है, तो मुतअद्दिद मरतबा मिस्टर जस्टिस याहिया अफरीदी और मिस्टर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ये कोशिश करते हैं कि अटॉर्नी जनरल के दलाइल सुन लिए जाएं, अटॉर्नी जनरल की बात सुन ली जाए, लेकिन हर मरतबा बीच में मुदाखलत करते हैं चीफ जस्टिस साहब, और अटॉर्नी जनरल को मौका ही नहीं दे रहे। ये एक तयशुदा असूल है, ये इनके कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा हुआ है कि जज जो है वो बेंच में बैठे हुए तमाम जजेस बड़े एहतराम के साथ एक दूसरे के साथ इख्तलाफ करेंगे, अदालत में कोई रोला शोला नहीं डालेंगे। यहां मिस्टर जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि पहले अटॉर्नी जनरल को है उनको बताने दें कि असल सूरत हाल क्या है। यही मामला चल रहा है ना कि मिलिट्री कोर्ट्स में मामला जाते कैसे हैं, उसका क्राइटेरिया क्या है, तरीकाकार क्या है, ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। ये पूछना चाह रहे थे या अफरीदी साहब। तो इस पे चीफ जस्टिस साहब ने ये फरमाया कि बहुत सारे हकायक जो हैं वो तस्लीम शुदा हैं और मैं आपके सामने रख रहा हूं, और पहले तमाम वकला जो हैं वो अपने दलाइल मुकम्मल कर रहे हैं, फिर अटॉर्नी जनरल को भी सुन लेंगे। यानी वो याहिया अफरीदी साहब की जो बात थी उसको नहीं चलने दिया उन्होंने आगे। और फिर उसके बाद थोड़ी सी समाअत चलने के बाद सैयद मंसूर अली शाह साहब जो हैं उन्होंने ये कहा कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की बात दुरुस्त है कि हमें पहले हकीकत को जानने की जरूरत है, ये बताएं कि किस तरीक़ेकार के तहत ये तमाम गिरफ्तारियां की गई। इस तरह की वो बात करना चाह रहे थे, अटॉर्नी जनरल के हवाले से याहिया अफरीदी की बात आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन चीफ जस्टिस साहब जो हैं फिर बीच में वो बात इधर ले गए, जनाब आप ये करें, आप ये बताएं, उसके बाद फलां वकील की बारी है, हम इसको जल्दी निपटाना चाहते हैं। जल्दी पता नहीं किस बात की है। पहले दिन भी इन्होंने कहा कि मौसम गर्मा की तातीलात हैं और जल्दी जल्दी दलाइल जो है वो मुख्तसर दलाइल दें। वो मुख्तसर दलाइल क्यों दें? आपको उन्होंने कायल करना है, चीफ जस्टिस साहब आपके बेंच को उन्होंने कायल करना है, जिसका भी जो भी मौकफ है। तो आप कह रहे हैं जल्दी जल्दी, इसका मतलब तो ये भी बनता है कि आप पहले सोच के बैठे हुए कि फैसला क्या देना है, हमने हमें दलाइल दे या ना दे, हमें दलाइल की जरूरत ही नहीं, हमने तो पहले ही सोच लिया हुआ है। मेरे साथ 7 में से, इस बेंच के 7 में से 5 जज जो है वो मेरे हम ख्याल हैं, टेंशन वाली गाली कोई नहीं, जो मैं चाहूंगा वो फैसला हो जाएगा। बहरहाल आज उन्होंने ये कहा है मिस्टर जस्टिस सैयद मंसूर अली साहब ने, उन्होंने ये कहा कि ना मैं तो सीधा सीधा ना आइन पे चलता हूं, और जजों को चलना भी आइन पे चाहिए, और मैं कोई रास्ता नहीं निकाल सकता हकूक इंसानी के नाम पे, जनाब ये हकूक इंसानी का मामला है और ये फलां मामला है। वो कहते हैं कि आइनी तौर पर हम जो मिलिट्री से मुतल्लिका कवानीन है
उनका जायजा ही नहीं ले सकते, जुडिशियल रिव्यू ही नहीं हो सकता। जब हम मिलिट्री एक्ट और सीक्रेट ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है उसको नहीं छेड़ सकते, तो फिर ये क्या लेके बैठे हुए हम, ये उनका कहने का मतलब था। उन्होंने कहा कि जो सिविलियन का मामला है, फौजी अदालतों में ट्रायल का मामला है, अदालत के सामने जबरदस्ती वो कहते हैं कि इंसानी हकूक का मामला बनाने की कोशिश की जा रही है। जबरदस्ती ये कहा जा रहा है ताकि वो हम इसमें, वो कहते हैं जब हम कानून को नहीं, जब कानून मौजूद है जिनके तहत ये ट्रायल होने हैं, जब तक कानून को खत्म नहीं करेंगे तो फिर हम स्टे कैसे करेंगे या ये ट्रायल कैसे रोकेंगे। बहरहाल चीफ जस्टिस साहब ने भी ये कहा है कि ये दुरुस्त नहीं है ये बात कि सिविलियंस का ट्रायल नहीं हो सकता फौजी अदालतों में। अब इस केस में होना क्या है, जितने भी दरखास्त गुजार हैं उनमें से किसी ने भी मिलिट्री एक्ट या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है उसको चैलेंज नहीं किया। ये नहीं कहा कि जनाब ये आइन से मुतसादम है। और जो इन्होंने बात की है मंसूर अली शाह साहब ने, उन्होंने तो ये कहा है कि जनाब आइन के आर्टिकल 175 साहब आर्टिकल 2 की उन्होंने बात की है ना, जो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ वही इख्तियार समाअत इख्तियार कर सकती है जो उसे आइन और कानून ने तफवीज किया हो। तो जब वो कहते हैं कि जनाब कि आइन और कानून हमें ये इख्तियार ही नहीं देता कि मिलिट्री से मुतल्लिका कवानीन जो है उसका जुडिशियल रिव्यू हो, अदालती जायजा लिया जाए, तो फिर मामला कैसे आगे बढ़ेंगे। जो मुझे लग रहा है, जो बेहतरीन रास्ता दिया है सैयद मंसूर अली शाह साहब ने, वो कहते हैं कि जनाब ये देखने वाली चीज है कि जो खुसूसी अदालतें हैं, एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स, वो कैसे इनको उनके हवाले कर रही हैं मिलिट्री कोर्ट्स के। चीफ जस्टिस ने भी यहीं पर आज बात की। पहले दिन ये नुकता जो है ये सैयद मंसूर अली शाह साहब ने उठाया था। मुझे भी ये लग रहा है कि ये जो ट्रायल हो रहे हैं इनको कलअदम नहीं करेंगे जो मिलिट्री कोर्ट्स में हो रहे हैं। ये जो मिलिट्री कोर्ट्स में भेजे गए मामलात हैं उनको, उनके खिलाफ हुक्म इम्तनाई शायद जारी ना हो, लेकिन इन पे एतबार नहीं है किसी को। ये मैं बात बार बार कह रहा हूँ। मुंदयाल साहब ने अपना एतबार जो है वो एतबार जो अपना खो चुके हुए हैं, तो वो कुछ ऐसा हुक्म जारी कर दें। वैसे इन्होंने कहा कि हम कोई जुडिशियल ऑर्डर जारी नहीं करने वाले, इस तरह की बात की है उन्होंने चीफ जस्टिस ने। तो मुझे ये लग रहा है कि ये जो अदालतें हैं, जो जिनसे वो बंदे मांगते हैं मिलिट्री कोर्ट्स वाले कि ये हमारे हवाले कर दें बंदे, उसके लिए कुछ पैरामीटर्स तय कर दें, अपनी अदालतों को पाबंद कर दें कि जनाब जब आपके पास वो लेने के लिए आए बंदे कि जनाब हमने इनका ट्रायल करना है, कोर्ट मार्शल करना है, तो उसके कुछ पैरामीटर्स तय कर दें कि ये मामलात हों, तो फिर आप दे सकते हैं उन लोगों को, वरना अपनी जुडिक्शन का जो अदालत है उसने खुद तयन करना होता है। ये जो मामलात हैं ना मिलिट्री कोर्ट और सीक्रेट ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वाले मामलात जो हैं, ये दोनों की जुडिक्शन है, लेकिन उसमें बहुत सारे अभी अबहाम हैं, ग्रे एरियाज हैं, तो उनको वो ये फिल कर देंगे। और जो मामलात हैं वो फौजी अदालतों में, वो मेरा ख्याल है तो वो चलेंगे। कुछ क्राइटेरिया हो सकता है वो सख्त कर दें, लेकिन ये जो हमले हुए हैं फौजी तनसीबात पे और फौजी इमलाक पे हमले हुए, ये तो तयशुदा असूल है कि अगर फौजी तनसीबात पे हमला होता है, फौजी इमलाक पे हमला होता है, ये आज अदालत में ये बात हुई भी, जस्टिस याहिया अफरीदी और मंसूर अली शाह में से किसी एक साहब ने ये बात की भी कि वो तो केस चलना ही चलना है, मिलिट्री कोर्ट में ही चलना है केस। अगर फौज पे हमला होता है तो रियासत पे हमला तस्वर किया जाता है, तो वो हमलावरों का जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट में ही होना होता है। अब जो खोसा साहब हैं वो कह रहे थे जनाब ये तो कोर कमांडर हाउस है, ये तो फौजी तनसीबात पे अगर जिन्होंने किया उनको तो सजाएं दें। ये कोर कमांडर हाउस वाला जो है, ये वो कोर कमांडर हाउस भी भाई वो उनके रूल्स के मुताबिक उन्होंने तय कर रखा है ये कि जनाब ये इसको फौजी चौकी की हैसियत होती है कोर कमांडर हाउस को, ये शायद उनको पता नहीं है। तो बहरहाल अब मुझे ये लग रहा है कि वो कोई क्राइटेरिया बनाएंगे, अपनी अदालतों को कोई डायरेक्शन देंगे कि जनाब ये रहनुमा असूल हम आपको फराहम कर रहे हैं, इनकी रोशनी में आप जो है वो इन लोगों को जिनको वो मांगते हैं, वो ठोस वजूहात होनी चाहिए ना, वो ठोस वजूहात की बुनियाद पे आप इन लोगों को उनके हवाले कर सकते हैं। इस तरह की जजमेंट आने का इम्कान है। और फिर एक और बात जो कल सैयद मंसूर अली शाह साहब ने एक तरह से आईना दिखाया था चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कि जनाब एक दरखास्तगार जवाद अस ख्वाजा जो हैं वो मेरे अजीज़ हैं, तो अगर किसी को एतराज़ है तो मैं उठ जाता हूँ,
जस्टिस जवादस खाजा की जो भतीजी है ना, वो अहलिया हैं जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह की, ये उनका रिश्ता है। तो बहरहाल किसी ने एतराज़ नहीं किया, इंडिपेंडेंट जज हैं, क्यों किसी ने एतराज़ करना था? तो लेकिन आईना दिखाने वाली बात जो है, वो लोगों ने रौला डाला अंदर कि जनाब जो इंक्वायरी कमीशन बनाया गया काज़ी फ़ायज़ साहब की सरबराही में, वो तो आपकी जिन ऑडियोज़ की इंक्वायरी कर रहा है, उनमें आपकी सास मोहतरमा का मामला भी है, तो आप ना बैठें। तो वो नहीं उठे थे। मुनीब अख्तर साहब का ये मामला था, वो भी नहीं उठे थे। ये मंसूर अली शाह साहब ने बाकायदा पेशकश की कि जनाब और वो ज़माने का ना कच्चा चट्ठा। तो जो मेरे प्रोड्यूसर साहब हैं, तो वो मुझे कह रहे थे जनाब ये कच्चा चट्ठा नहीं होता, ये कच्छा चट्ठा होता है। मैं कहा यार ये क्या हुआ? उन्होंने कहा जनाब ये होता है वो कच्छा नहीं होता कच्छा, जो सलवार के नीचे पहनते हैं, धोती के नीचे, वो कच्छा होता है, कच्छा उतारना। और मैं कहा नहीं भाई ये वो वाला नहीं होता, हो तो यही रहा है वैसे, कच्चा चट्टा ही हो रहा है। तो मैंने कहा नहीं यार कच्चा चट्टा देखिए असल सूरत-ए-हाल हक़ाइक़ सामने आ रहे हों, उसको ये कहते हैं कच्चा चट्टा बोला जैसे करतूत कह लें आप, अगर थोड़ा-सा नेगेटिव मायने में लेना हो, तो करतूत सामने आ रहे हैं। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।